नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NTS न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मैं पूजा में था, CM नीतीश के स्वागत में दही चूड़ा में मौजूद नहीं रहने पर बोले चिराग पासवान। स्थानीय चुनाव के लिए नहीं था इंडिया गठबंधन, शरद पवार ने भी दिए अकेले चुनाव लड़ने के संकेत। केरल रेप केस में अब तक 44 गिरफ्तार, नाबालिग से 62 लोगों ने किया था बलात्कार। टॉप मंत्री धनंजय के सहयोगी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, मकोका के तहत मामला दर्ज। केजरीवाल संघ अपने नार्को टेस्ट की मांग करके स्वाति मालीवाल आपके लिए कितनी चुनौती पेश करेंगी। राजनाथ बोले POK के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा, यह पाकिस्तान के लिए विदेशी जमीन, यहाँ आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके सभी खबरों की जानकारी विस्तार से देंगे, मगर उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से न होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे तो लाइक, फॉलो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य, शहर से न्यूज को देख रहे कमेंट में जरूर बताएं। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान से नाराजगी जाहिर की और कहा कि गृह मंत्री पद की गरिमा बनाए रखी जानी चाहिए। दरअसल अमित शाह ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि 1978 में जो धोखेबाजी की राजनीति शुरू हुई थी, उसको 20 फुट जमीन में दफनाने का काम आप लोगों ने किया है। अमित शाह के इस बयान को शरद पवार पर निशाना माना गया, क्योंकि 1978 में शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। अब अमित शाह की टिप्पणी पर शरद पवार ने प्रतिक्रिया देते हुए अमित शाह पर निशाना साध। उन्होंने कहा कि मैं 1978 में मुख्यमंत्री थी, मुझे उनका नहीं पता कि वो कहाँ थे। जब मैं मुख्यमंत्री था तो जनसंघ के उत्तमराव पाटिल जैसे लोग मेरे मंत्रालय में थे। पवार ने कहा कि पहले राजनेताओं के बीच सुसंवाद होता था, लेकिन आज वो नदारद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार सुबह कहा, भाजपा वालों ने वोट खरीदने के लिए अब सोने की चैन बांटना भी शुरू कर। इनके नेता कह रहे हैं कि दिल्ली वालों को हम खरीद लेंगे, वे कह रहे हैं कि दिल्ली वालों के वोट खरीद लेंगे। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली की जनता से कहूँगा कि ये लोग जो भी बांट रहे हैं सब कुछ ले लो, लेकिन अपना वोट मत बिकने दें। हमारा वोट हीरे से भी कीमती, यह वोट किसी हालत में नहीं बिकने दें। ये लोग देश के गद्दार, इन लोगों से सब कुछ ले लो, लेकिन इनको साबित कर दो कि दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा वालों का अहंकार हो गया कि ये देश को खरीद सकते हैं। अगर मेरा कोई कैंडिडेट पैसे बांटे तो उसको भी वोट नहीं दें। राहुल गांधी के बयान पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगी, इसका जवाब भाजपा ने दिया। भाजपा कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आमतौर पर अब तक दिल्ली वासियों को लग रहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी फ्रेंडली मैच खेल रही है, पर राहुल गांधी की सोमवार को हुई सभा ने जरूर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया है। ये बात अलग है कि राहुल गांधी के भाषण में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं कहा गया जिससे आम आदमी पार्टी का आधार कुछ कमजोर हो। राहुल गांधी का भाषण हमेशा की तरह राष्ट्रीय मुद्दों, आरक्षण, जाति जनगणना, अडानी और अरबपतियों के विरोध पर केंद्रित रहा। जाहिर है कि उनके निशाने पर केजरीवाल के मुकाबले नरेंद्र मोदी ज्यादा रहे। सवाल यह उठता है कि कांग्रेस की रणनीति क्या है? क्या बिना आम आदमी पार्टी को कमजोर किए कांग्रेस दिल्ली में अपनी जमीन फिर से तैयार कर सकेगी? हालांकि कांग्रेस बहुत बारीक गेम खेल रही है। कांग्रेस की रणनीति ऐसी है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को ही नुकसान पहुंचे। आइए देखते हैं कैसे। कांग्रेस ने राहुल गांधी की पहली चुनाव सभा सीलमपुर में रखी। जाहिर है कि उसके निशाने पर अरविंद केजरीवाल है। सीलमपुर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। यह मुस्लिम बहुल सीट है। आमतौर पर माना जा रहा है कि पूरे देश में मुस्लिम समुदाय कांग्रेस को लेकर उत्साहित है। इस समुदाय को लगता है कि कांग्रेस ही उसकी एकमात्र हितैषी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल वैसे भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने वाले हैं। कई मौकों पर उनका हिंदुत्ववादी एजेंडा सामने आ जाता है। राम मंदिर का दर्शन करने भी वो सपरिवार गए थे। मंदिरों के पुजारियों को वेतन देकर एक बार फिर वो चर्चा में है। शाहीन बाग आंदोलन हो या दिल्ली दंगे, केजरीवाल ने कभी इस तरह का रुख नहीं दिखाया कि वह मुसलमानों के साथ है। हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा नहीं करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस ने एक बार फिर तीखा हमला बोल। सबसे पुरानी पार्टी ने मंगलवार को कहा कि पीएम के पास पूरी दुनिया घूमने के लिए समय और इच्छा शक्ति है, मगर पूर्वोत्तर राज्य में परेशान लोगों के पास जाना जरूरी नहीं समझ रहे। कांग्रेस ने यह टिप्पणी मणिपुर में शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा की पहली वर्षगांठ पर। बता दें, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए पिछले साल 14 जनवरी को मणिपुर
से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। यह रैली मुंबई के शिवाजी पार्क में समाप्त हुई थी। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, आज से ठीक 1 साल पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा ऐतिहासिक कन्याकुमारी से कश्मीर तक हुई भारत जोड़ो यात्रा का अनुसरण करते हुए 15 राज्यों से गुजरी थी और 600 किलोमीटर की दूरी को कवर किया। इसका समापन 16 मार्च 2024 को मुंबई में हो। उन्होंने आगे कहा, मणिपुर को अभी भी प्रधानमंत्री की यात्रा का इंतजार है। जिनके पास दुनिया भर में घूमने के लिए तो समय और इच्छा शक्ति है, लेकिन वह मणिपुर के संकटग्रस्त लोगों के पास जाना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। वह लगातार अपनी पार्टी के विधायकों और खुद मुख्यमंत्री समेत मणिपुर के राजनेताओं से मिलने से इनकार करते रहे हैं। देश में कई तरह की योजनाएं मौजूदा समय में चल रही हैं, जिनके जरिए एक बड़ी संख्या में लोग लाभ ले रहे हैं। सरकार अलग अलग योजनाओं के जरिए लाभार्थियों को अलग अलग लाभ देती है। जैसे किसानों के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाती है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लोगों को इस योजना से जोड़ा जाता है और इसके बाद साल में 3 बार 2 से 2,000 रुपए दिए जाते हैं। भारत सरकार की इस योजना से अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। उन्होंने कहा कि पीओके के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है। पीओके और कुछ नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए विदेशी जमीन है और इस जमीन का इस्तेमाल वह आतंकवाद फैलाने के लिए कर रहा है। पीओके में आतंकियों के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने यह बात मंगलवार को जम्मू कश्मीर के अखनूर में 9वें आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे इवेंट में कहा। उन्होंने कहा कि 1965 में अखनूर में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लड़ा गया था। भारत ने पाकिस्तानी सेना के सभी प्रयासों को विफल कर दिया। अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच जितने युद्ध हुए उनमें भारत ने पाकिस्तान को हराया। 1965 से ही पाकिस्तान ने भारत में अवैध घुसपैठ और आतंकवाद को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। राजनाथ ने कहा कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। आज भी भारत में घुसने वाले 80% से अधिक आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं। 1965 में ही सीमा पार आतंकवाद खत्म हो सकता था, लेकिन तब की लाल बहादुर शास्त्री की अगुवाई वाली केंद्र सरकार युद्ध में प्राप्त सामरिक लाभ को रणनीतिक लाभ में बदलने में असमर्थ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पहुंचे थे। पीएम मोदी का यह दौरा सोनमर्ग टनल के उद्घाटन से जुड़ा था, लेकिन चर्चा का केंद्र बना हुआ है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान। सीएम उमर ने पीएम मोदी का मंच पर स्वागत करते हुए कहा कि बाहर सर्दी है, लेकिन हमारे दिल में गर्मजोशी की कोई कमी नहीं है। सीएम उमर ने पीएम मोदी की खुलकर तारीफ की, जिसे लेकर घाटी की सियासत में गर्माहट आ गई है। उमर अब्दुल्ला के पुराने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर कोई तंज कर रहा है तो कोई चुनाव बाद के उनके बयानों की याद दिला रुख की तारीफ कर रहा है। इन सब के बीच सीएम उमर अब्दुल्ला के पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक हालिया बयान भी चर्चा में आ गया है। फारूक अब्दुल्ला ने 9 जनवरी को ही एक बयान दिया था। डॉक्टर अब्दुल्ला ने सीएम उमर को लेकर कहा था कि वह किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि किसी की कोई भी सोच हो सकती है, किसी की कुछ भी जुबान हो सकती है। उमर अब्दुल्ला को लोगों ने चुना है, वो सिर्फ लोगों के इशारों पर चलते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा था कि हमें दिल्ली से लड़ाई नहीं करनी है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले हफ्ते हुई बारिश के बाद अब सुबह और शाम के वक्त कोहरे का दौर लौट आया है, लेकिन एक बार फिर दिल्ली में बारिश की शुरुआत होने वाली है। हालांकि अभी दिन में अच्छी धूप निकल रही है और इस हफ्ते बहुत ज्यादा ठंड की उम्मीद नहीं है। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में साफ मौसम बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। इस सप्ताह के मध्य में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में फिर से बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपरी वायुमंडलीय प्रणाली के रूप में पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय हो रहे हैं। इनसे प्रेरित परिसंचरण मैदानों में खास तौर पर दिल्ली में हवा के पैटर्न को बदलने का कारण बनेंगे। 14 से 18 जनवरी 2025 के बीच निचले स्तरों में पूरब से चलने वाली हवाएं प्रमुख रहेंगी। राहुल गांधी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल भी बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही हैं। कांग्रेस नेता का कहना है कि दोनों नेता सिर्फ झूठे वादे करते हैं और अडानी, महंगाई और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों पर एक जैसे चुप्पी साध लेते हैं। ऐसा लगता है राहुल गांधी का स्टैंड दिल्ली चुनाव में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के आम आदमी पार्टी को सपोर्ट देने के बाद बदला है। पहले राहुल गांधी आम आदमी पार्टी को निशाने पर भले ही ले लेते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला करने से बचते थे। लोकसभा चुनाव के पहले से शुरू हुआ
हुआ ये सिलसिला हरियाणा चुनाव तक जारी था और लग रहा था दिल्ली में भी वही रुख देखने को मिलेगा, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब तो राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के नाम पर भी टारगेट कर रहे हैं और कांग्रेस की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित पर आम आदमी पार्टी के नेता के लगाए आरोपों की भी याद दिलाते हैं। राहुल गांधी के भाषण का ज्यादा हिस्सा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी फोकस नजर आता है, लेकिन कोशिश पूरी होती है कि अरविंद केजरीवाल न बख्श दिए जाएं। जिस तरह दिल्ली में राहुल गांधी ने केजरीवाल और मोदी को बराबर तराजू पर तौलने की कोशिश की है, ठीक ऐसे ही 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता ने ममता बनर्जी को भी मोदी के साथ कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) उच्च शिक्षण संस्थानों को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूजीसी के ताजा मसौदा नियम इसके उदाहरण है, जो राज्य विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को खतरे में डाल रहे हैं। विजयन ने कहा कि ये नियम राज्य विद्यालयों को स्वायत्तता देने वाले उन अधिनियमों का उल्लंघन करते हैं जो निर्वाचित विधानसभा द्वारा बनाए गए। मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी राज्य के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से उच्च शिक्षा पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में विजयन ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य को शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता जैसे मुद्दों पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार इन नियमों का पालन करती है, लेकिन यूजीसी का इस हद तक दखल स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि अधिकांश विश्वविद्यालय राज्य के संसाधनों से वित्त पोषित है, केंद्र की ओर से बहुत कम योगदान होता है।